विजय जी, क्या सोल्यूशन है इसका? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? कोई पाइपलाइन हो या कोई ऐसे रूट्स हो? हालांकि उधर वाले रूट तो हमें पता है 40 दिन 50 दिन लगते हैं वहां से ऑयल आने में, गैस आने में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताइए विजय जी, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पहले तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी कंटेंजेंसी और इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए कम से कम 90 से 120 दिन का रिजर्व तो आपको चाहिए। डबल करना पड़ेगा। चाइना के पास ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन बैरल का ऑलमोस्ट उनके पास रिजर्व है, बिलियन बैरल का, तो वो अमेरिका से डबल है। जबकि अमेरिका अपने आप में क्रूड में सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद भी उन्होंने 700 मिलियन बैरल का रिजर्व बनाया हुआ है, और हमारे यहां कुछ नहीं और हमने रिजर्व नहीं बनाया। इससे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ब्लंडर नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, आपको जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल और हाई कंजम्पशन सेंटर्स हैं, अब आपके पास थोरियम टेक्नोलॉजी है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी है, जितने भी मेरे हिसाब से मेट्रोज हैं, आपको उनको जहां तक हो सके पावर ग्रिड के लिए माइक्रो पावर ग्रिड बना के डेडिकेटेड न्यूक्लियर सिस्टम से लिंकअप करना चाहिए, ताकि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे आए थ्रू न्यूक्लियर। और ईवीज को लेकर भी मैंने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी लिखा है कि आप ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पे लीजिए। हमारे यहां अभी ईवीज के स्टैंडर्ड भी नहीं है। आज दुनिया में ऑलमोस्ट 60% गाड़ियां जो है वो ईवीज बिकनी शुरू हो गई हैं। हम अभी भी पुराने मॉडल पे चल रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं। इथेनॉल से फूड क्राइसिस हम अलग से क्रिएट करेंगे, एनवायरमेंटल और सॉइल प्रॉब्लम्स अलग क्रिएट करेंगे, वाटर टेबल हमारी वैसे ही नीचे जा रही है। तो हमें कहीं ना कहीं ईवीज पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीज वी कैन जनरेट थ्रू विंड, सोलर एंड न्यूक्लियर एंड हाइड्रो। इस बात को हमें समझना होगा। इसके लिए वन चार्जर वन नेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट मैंने पीएमओ को भेजा है। आज 2 महीने हो गए, पता नहीं उस पर कमेटियां बनी है या नहीं। उसके बगैर आपका ईवी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। हमें दुनिया से सीखना होगा। ठीक है, ईवीज को टैक्स फ्री कर दीजिए और पेट्रोल व्हीकल्स पे टैक्स डबल कर दीजिए। आप देखिए दुनिया तेजी से अडॉप्ट करेगी। चौथा, हर घर में आप मैंडेटरी कर दीजिए सोलर सिस्टम और विंड पावर। आज छोटे टरबाइन आ गए हैं। हर घर को कोशिश करिए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए जहां तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक इशू आता है आपका, वो है कुकिंग गैस को लेकर। उसकी जगह मेरा यह कहना है कि हिंदुस्तान में इंडक्शन हीटर्स को टैक्स फ्री कर दो, ताकि हम गैसेस पे डिपेंडेंट ना होके सोलर एनर्जी से थ्रू इंडक्शन हीटर पे जाएं, तो जो घरों में प्रेशर है गैस का वो कम हो जाए। ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकली। हमारी प्रॉब्लम है डिफेक्टिव इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि उसमें हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी कैसे बच जाए, पावर ग्रिड कैसे बच जाए, बाकी कैसे बच जाए। तो वी आर बिहेविंग लाइक पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, सरकार को क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडक्शन हीटर बनाए, आपके विंड टर्बाइंस बनाए, सोलर पैनल्स बनाए, आप नेशनल लेवल पे ग्रिड बनाइए माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। आपकी जितने डिपेंडेंसी आप तेजी से कम कर सकते हैं विद टाइम बाउंड प्रोग्राम। ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना में तो आपका देश बिक जाएगा। यू हैव टू टेक इट लाइक ए कोविड मिशन, जहां पीएम खुद मॉनिटर करते थे। पीएम को खुद मॉनिटर करना होगा। डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज आर टेक्निकली डिफंक्ट, वहां काम नहीं हो रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जमीर अब्बास, पॉसिबिलिटीज। जी जी जी, ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आपने सबका बता दिया। जहां जहां तेल की खपत ज्यादा होती है हिंदुस्तान में, मोटे मोटे सेक्टर्स सब बता रहे हैं किस तरह। विजय सरदाना कह रहे हैं कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर जाइए, ऑल्टरनेट सोर्सेज पर जाइए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है। जमीर भाई, ऐसा है जो कर्नल टिक्कू कह रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोबारा से युद्ध होता रहेगा, जब तक आप न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, फिर आप हॉर्मुज बंद करेंगे, पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है ऑल्टरनेट सोर्सेज पर चली जाएगी, और नुकसान ईरान का भी होगा। ईरान ने सोचा है इसके बारे में? लॉन्ग टर्म पीस, लॉन्ग टर्म सबके लिए कैसे ठीक रहेगा? जमीर भाई बोलिए। जी, देखें, कुछ चीजें जो मैं यहां पर कही जा रही थी वो वेस्टर्न सोर्सेज से हैं। मैं उसको क्लियर कर दूं कि वो सही नहीं है।
ये कि ईरान में ऑयल रिजर्व्स इतने बढ़ गए हैं, उनके कुएं खाली हो गए हैं, वो रिजर्व्स में डाल रहे हैं और वहां पर हवा भर जाएगी और कुएं को बंद करना पड़ेगा, ये वेस्टर्न सोर्स है। टोटल इरानियन ऑफिशियल्स ने कहा ये टोटल नॉनसेंस है। और उन्होंने रीजन बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट पीरियड था जहां पर उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान में लगाई थी और उस जमाने में ईरान ऑयल नहीं बेच पा रहा था, उनके पास पूरा एक रिजर्व का सिस्टम है और वो कह रहे हैं अभी तक हम वहां पहुंचे ही नहीं है कि हम अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करें। ईरान के डेली, कल प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, डेली 30 ऑयल टैंकर्स ईरान के पास हो रहे हैं। टैंकर्स ट्रैकर जो वेबसाइट है, और तो कैसे पास हो रहे हैं? देखेंगे यूएस ने ब्लॉकेड लगा रखा है, तो कहां से पास हो रहे हैं ईरान के वेसल्स? ये तो आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, टैंकर ट्रैकर्स जो ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, आप वहां पर जाके देख लीजिए। रहा है और अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को रोक सके। अच्छा, ओके, चाइना पे, अच्छा, चाइना का मूवमेंट जारी है। अच्छा, ईरान भी मतलब बड़ी स्मार्टली चाइना वाले भेज रहा है। हाँ, देखें, ईरान अगर इंडिया भी ले, इंडिया भी इतना, हम तो चाहते हैं इंडिया इतना ताकतवर हो कि अमेरिका की आंख में आंख डाल के कहे तेरी जुर्रत नहीं होना चाहिए कि मेरी शिप पे तू हाथ लगा, मैं ईरान से मंगाऊंगा, तेरी जुर्रत नहीं होना चाहिए कि तू मेरी शिप पे हाथ लगा। हमारे में इतनी जुर्रत के साथ अमेरिका को बोलने की ताकत होना चाहिए। अगर चाइना बोल सकता है तो हम चाइना से कम है क्या? हमें भी इतनी ताकत होनी चाहिए। चाइना की शिप जारी, देखें, ईरान अपने ऑयल्स बेच रहा है, ईरान के ऑयल्स पास हो रहे हैं, तो ये तमाम हमारे पैनलिस्ट और लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि ईरान के ऑयल फंसे हुए हैं। ये वेस्टर्न एजेंडा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। दूसरी चीज जो यहां पर डिस्कशन हुआ है कि ईरान के क्लोज किए गए हैं वेस्ट में। अमेरिका ने कहा 25% रिलीज करेगा, ईरान ने कहा कि पहले 25% रिलीज करो फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पे। बरअक्स ऑपोजिट नहीं है, ईरान ने पहले कहा पहले रिलीज करो फिर बात होगी। तीसरी चीज कॉम्पनसेशन की बात है। यहाँ के एक मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा है कि जब हमने कॉन्वर्सेशन में कहा कि हमें कॉम्पनसेशन चाहिए तो अमेरिका ने कहा हम नहीं देंगे, लेकिन हम आपको इन अरब देशों से दिलवाएंगे, जितना आपका कॉम्पनसेशन पैसा है वो पूरा आपको दिया जाएगा। और अरब देशों ने फौरन अग्री कर लिया। अरे अरब देशों की क्या गलती है इसमें? जितना नुकसान हो रहा है, मैं कंप्लीट करूं 10 सेकंड, क्योंकि जितना डेली उनका नुकसान हो रहा है ऑयल और गैस ना बेचने की वजह से, वो उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। वो चाहेंगे कि कॉम्पनसेशन दे, जंग बंद हो, उनका धंधा चले। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं मानक जी, ये जो कह रहे हैं दोबारा जंग होगी, दोबारा जंग होगी, ईरान ने ये साबित कर दिया है कि अगर हर बार जब जंग होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क मुश्किल में है, बल्कि तमाम अरब देश मुश्किल में है, अमेरिका मुश्किल में है, यूरोप मुश्किल में है। अगली बार जंग होगी तो ये कोई जंग होने नहीं देंगे, या होगी तो ये सारे लोग अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि कतर चाहेगा मेरा इतना गैस ना बिके, सऊदी चाहेगा मेरा ऑयल ना बिके। ये कंट्रीज खुद प्रेशर डालेंगी कि जंग ना हो। और ये पीस मैं इंश्योर करता हूं, जो क्लियर है कि ये वॉर के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर से वॉर नहीं होगा। ये क्लियर है, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि अगर अगली बार जंग होगी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर है मनोचर मुत्तकी, उन्होंने कहा है कि इस बार अगर जंग होगी तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इन्वेड करेंगे अमेरिकन बेसेस के अंदर, और हत्ता उन मुल्कों के अंदर जो मुल्कों से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो अगली बार जब जंग होगी तो इस तरीके से खत्म नहीं होगी, वो नेक्स्ट फेज में जाएगी। और ईरान ने कहा है कि सरप्राइजेस के लिए रेडी रहे, तो ये जंग खत्म होगी। थोड़े टाइम के लिए जंग है, जंग खत्म होगी और परमानेंट सोल्यूशन होगा। एक खुशखबरी भी मैं आपको दे दूं कि जब ये जंग खत्म होगी और पूरे रीजन से अमेरिकन वर्चस्व खत्म होगा, तो ऑयल का रेट बहुत सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी का जो कट और दलाली है वो यहां से निकल जाएगी और ऑयल का रेट एक्चुअल रेट में जनता को मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। मानक जी, इस वक्त ईरान में जानते हैं एक लीटर पेट्रोल कितने का है? हाँ, बताइए ना। 1 रुपये का। 1 रुपये का पर लीटर पेट्रोल इस वक्त ईरान में है। मैं 1000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था, मैंने 1000 लीटर जो मैंने भरा उसके अंदर जाने में आने में मैंने 150 रुपये के पेट्रोल में 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया हूं। अरे ये ईरान की हालत है। अरे वहां ज्यादा है भाई, आपको पता है सारी गल्फ कंट्रीज में इतना ही रेट है। वो तो जो चीज जहां ज्यादा पैदा होती है उसका यही होता है।
किसी कंट्री में नहीं है कि आप मुझे एक अरब देश बता दें जहां पर ये रेट हो। ठीक है। एक अरब देश बता दें। ठीक है, अच्छा, ऑल राइट, ओके। पर अच्छा पॉइंट दिया आपने जमीर भाई, अगली बार इस पर भी डिबेट करेंगे। गल्फ में कितना है, यूके यूएस में कितना है, यूरोप में कितना है, एशिया में कितना है, अगली बार इस पर डिबेट करेंगे। इस पर इसका विश्लेषण भी दर्शक देखना पसंद करेंगे। बहुत धन्यवाद खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका, थैंक यू सो मच। दर्शकों से अपील, कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध खत्म होने वाला है, गुड न्यूज आने वाली है और लॉन्ग टर्म पीस होगा क्या? छोटा सा ब्रेक ले लो।